अफगानिस्तान में नई हुकूमत के ऐलान में ताखीर। अगले इलेक्शन 2023 के उसमें इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन इस्तेमाल होगी। मुझे नहीं लगता कि इनके साथ बात भी करनी चाहिए। अपोजिशन को हुकूमत से बात करनी पड़ेगी। मरियम औरंगजेब वो मुफाहमत वाली फाइल दाएं हाथ में, मुजामत वाली बाएं में। अस्सलाम वालेकुम, पाकिस्तान टुनाइट के साथ मैं हूं सैयद समर अब्बास। नाज़रीन, हुकूमत इस बात पर डट गई है कि इलेक्शन अगला होगा तो इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन के ज़रिए ही होगा। इस पर अपोजिशन जो है वो भी अपनी जगह पर अपनी पोजीशन पे डटी हुई है कि इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन को एक्सेप्ट नहीं किया जाएगा। अब इस हवाले से कुछ अहम इदारों के सरबराहान की तरफ से भी कहा गया है, अपोजिशन गवर्नमेंट दोनों को मशवरा दिया गया है कि बैठ के इस मसले का हल निकालें, बातचीत करें। अगर किसी को पसंद नहीं तो उसका मुतबादल लेकर आएँ। इस पर बहुत से तहफ़्फ़ुज़ात हैं, बहुत से शुबहात हैं अपोजिशन को कि वो इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन के ज़रिए वो कह रहे हैं इलेक्शन चोरी हो सकता है, हैक हो सकता है, वो इसे नहीं मानेंगे। ताहम इस पर कंसेंसस पैदा किए बगैर मेरे ख्याल से गवर्नमेंट को आगे नहीं बढ़ना चाहिए। इस पर हम आगे प्रोग्राम में बात करेंगे कि ऐसा क्यों है कि इत्तफाक की राय पैदा नहीं हो पा रहा है, इसके बगैर क्या इंतखाबी इस्लाहात हो पाएंगी या फिर माजी की तरह वही इलेक्शन ठप्पे वाला सिस्टम और एतराज़ात हारने वाला यही कहेगा कि इलेक्शन में धांधली हो गई। और नाज़रीन, हम आज के प्रोग्राम में ये भी बात करेंगे कि पाकिस्तान में कोरोना की चौथी लहर जो है वो फिर से शिद्दत इख्तियार कर गई है और इस दफ़ा जो अस्पताल में मरीज़ ज़्यादा इन्फेक्ट होकर पहुँच रहे हैं, अस्पतालों पे दबाव बढ़ रहा है, जिसकी वजह से आज इस्लामाबाद समेत पंजाब के 15 अजला और खैबर पख्तूनख्वा के 8 अजला में तालीमी इदारे फिर से एक हफ्ते के लिए बंद कर दिए गए हैं और इनडोर और आउटडोर तमाम गैदरिंग्स पर पाबंदी भी आयद कर दी गई है। ज़ाहिर है इसमें एक मुश्किल सूरत हाल दोबारा से बन रही है। इससे किस तरह से हम निपटेंगे, इस पर भी आज के प्रोग्राम में बात होगी। नाज़रीन, बात करेंगे हम अफगानिस्तान की कि जहां हुकूमत साजी का जो मरहला है वो फिर से ताख़ीर का शिकार हो गया है। आज तालिबान की आपस में मुशावरत हुई, उनकी शुरा की, और उसमें हुकूमत साजी के हवाले से अहम फैसले होने थे। लेकिन जो ख़बरें आ रही हैं काबुल से वो ये हैं कि अभी तक तालिबान के अंदरूनी इख्तलाफात की वजह से नई गवर्नमेंट जो है वो तश्कील नहीं पा रही और अब 2 से 3 रोज़ में इत्तफाक राय हो सकता है कि नई गवर्नमेंट किस तरह से तश्कील पाएगी, किसको क्या ओहदा मिलना है। और अभी तालिबान ने उसकी वजह ये पेश की है कि पंजशेर जो है वो फतह जब तक नहीं होता गवर्नमेंट नहीं बनाएंगे। लेकिन इंटरनल इख्तलाफात जो हैं वो असल वजह है तालिबान के अंदर गवर्नमेंट ना बनने की। और इंटरनली जब हम पॉलिटिक्स की बात करते हैं पाकिस्तान की तो हम ये भी डिस्कस करेंगे कि मुज़ाहमत या मुफाहमत नून लीग अभी तक कन्फ्यूजन का शिकार, अब वो कन्फ्यूजन मजीद खुल के सामने आ रही है। हमें प्रोग्राम में ज्वाइन किया है अंदलीब अब्बास साहिबा ने, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से इनका ताल्लुक है। प्रोग्राम में ज्वाइन कर रही हैं शिजा फातिमा ख्वाजा साहिबा पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज से, और तैमूर तालपुर साहब पाकिस्तान पीपल्स पार्टी से प्रोग्राम में ज्वाइन कर रहे हैं। बहुत शुक्रिया आप तीनों मेहमान का अपने प्रोग्राम में कीमती वक्त दिया। नाज़रीन, सबसे पहले आपको बताते हैं जो हमने बात की इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन के मामले पर, जो इख्तलाफ है गवर्नमेंट और अपोजिशन के दरमियान, इसकी वजह से इंतखाबी इस्लाहात का मामला लटक गया है, आगे नहीं बढ़ पा रहा, इसमें एक डेडलॉक आ गया है। और इसमें हुकूमत जो है वो अपने एक मौक़िफ़ पर डट गई है कि हमने हर सूरत में इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन के ज़रिए ही अगला इलेक्शन कराना है। वो इलेक्शन जल्दी भी हो सकता है, 1 साल पहले भी हो सकता है शायद, इसीलिए गवर्नमेंट जो है वो ज़्यादा जल्दी कर रही है कि फौरी तौर पर इस पर इत्तफाक राय हो जाए। हुकूमती वज़रा ये कह रहे हैं कि हर सूरत में इलेक्शन EVM के ज़रिए ही होना है। ज़रा सुन लें। अगले इलेक्शन 2023 के उसमें इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन इस्तेमाल होगी। ना इनका सर है ना पाँव है बातों का। एक ऐसा वक्त आने वाला है अपोजिशन को हुकूमत से बात करनी पड़ेगी। अपोजिशन को हुकूमत से बात करनी पड़ेगी, एक ऐसा वक्त आने वाला है। अंदलीब अब्बास साहिबा, क्या वजह है कि हुकूमत क्यों इस बात पे डट गई है कि हमने हर सूरत में इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन से ही अगला इलेक्शन कराना है? ज़ाहिर इलेक्शन सिर्फ PTI ने नहीं लड़ना, इलेक्शन PMLN ने भी लड़ना है, पीपल्स पार्टी ने भी लड़ना है, दीगर जमातों ने भी लड़ना है जो EVM पे नहीं है सेटिस्फाइड। इलेक्शन कमीशन खुद भी पिछले हफ्ते तक सेटिस्फाइड नहीं था, उन्हें भी काफ़ी सारे तहफ़्फ़ुज़ात थे। तो क्यों हुकूमत ये मैसेज दे रही है बड़ा स्ट्रांगली कि हमने हर सूरत में 2023 का इलेक्शन जो है वो EVM के ज़रिए ही करवाना है? शुक्रिया समर। देखें, बड़ी क्लियर बात है, इनकी जमातें जो हैं ये और सब जमातें, सब एनालिस्ट, सब एक्सपर्ट्स इस बात पे मुत्तफिक हैं कि जो भी पिछले 40 साल से इंतखाबी निज़ाम था वो फेल हो चुका है। ये सब कहते हैं कि जी उसमें धांधली होती है, ये सब कहते हैं कि जी इसमें कोई मुतमईन नहीं होता, हारने वाला जो है वो कहते हैं धांधली है, जीतने वाला जो है उसको मान जाते हैं। जब ये सब मुत्तफिक हैं
तो और बाकी दूसरे जो निज़ाम है वो चलाए जा चुके हैं। तो अब जो दुनिया के अंदर दूसरा निज़ाम है वो तो इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन्स का है। असल में इनको प्रॉब्लम ये नहीं है कि धांधली होगी, इनको प्रॉब्लम ये है कि इनकी धांधली ना रुक जाए। क्योंकि आपको याद होगा कि मैं ये सवाल 1000 दफा कर चुकी हूँ कि अगर नवाज शरीफ साहब अपनी हर तकरीर में कहते हैं कि 70 के बाद तमाम इलेक्शन जो थे वो धांधली ज़दा थे, तो फिर ये मानते हैं कि 3 इलेक्शंस इन्होंने धांधली से जीते और 4 इलेक्शंस पीपल्स पार्टी ने धांधली से जीते। जब ये 3 और 4 इलेक्शंस धांधली से जीत के आए, खुद मानते हैं। कोई सरदारी साहब ने 2013 में कहा था कि आरओ का इलेक्शन है, उसके बाद इन्होंने अभी जो जितने डस्का में इलेक्शन है सब में ये, जब ये खुद मानते हैं कि ये खुद धांधली से आए थे, इस दफा इनको क्या मसला है? इनको मसला ये है कि जी ये ना हो कि जिस धांधली को ये जानते हैं, जिस पे इन्होंने पीएचडी की हुई है, जिस पे इन्होंने 40 साल की महारत ली हुई है, वो धांधली करने का मौका ना मिले। अब इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन्स की बताएं, सारे इनके इतराजात जो थे बगैर देखे थे। इन्होंने कहा इंटरनेट जो है वो चला जाएगा, इंटरनेट इस्तेमाल ही नहीं होना। वाईफाई का इन्होंने कहा वाईफाई उसमें यूज टू नहीं होता। इन्होंने कहा जी लोड शेडिंग होगी, उसमें तो बत्ती इस्तेमाल ही नहीं होनी। फिर इन्होंने कहा जी हैक हो जाएगा, उसमें सॉफ्टवेयर ही नहीं है। अब मुझे ये बताएं कि ये तो सारे का सारा जी सॉफ्टवेयर के बगैर कैसे चलेगी? कोई डाटा स्टोरेज तो होगी जिस पे इलेक्शन कमीशन भी कह रहा है कि डाटा स्टोरेज का कोई बताएं कि कहाँ जो डाटा बैंक होगा। जो ये कहते हैं ना, जो एंड्रॉइड की बात करते हैं, देयर इज नो एंड्रॉइड इन इट, क्योंकि वो एंड्रॉइड के जरिए हैक होता है। नंबर 1। नंबर 2, बड़ी सॉफ्टवेयर वो तो उसी वक्त आप देखें ना। बात ये है कि ये आए, ये कहें जी ये चीजें हैं, इसका अल्टरनेटिव ये है, आप हमारी बात माने। हम कहें जी ठीक है, आप कहते हैं अगर ए नहीं है तो बी है, बी नहीं है तो बी प्लस कर लेते हैं, सी माइनस कर लेते हैं। लेकिन जब आपने कहना है कि हमने वो निजाम जो सबसे फरसूदा था, जिसपे हम सारे कह चुके हैं कि धांधली हमेशा होती रही है, हमने वो ही रखना है, तो इसका मतलब है एक ही इतराज ये है कि जी धांधली से हम आते रहे हैं और धांधली हमारे फेवर में हो, ठीक है, तो फिर हम मान। ठीक है, ठीक है शज़ा फातिमा ख्वाजा साहिबा, ये बता दें कि आपका जो ईवीएम पे एतराज है, अब मैसेज एक बड़ा लाउड एंड क्लियर आया है कहीं एक बड़े घर से भी कि आप लोग आपस में बैठ जाएं, इस पे कोई इत्तेफाक राय पैदा करें। अगर आपको ईवीएम पे एतराज है, कोई मुतबादल तो लाएं इसका ना, सिर्फ ये कह देना कि हमें ये काबिल कबूल नहीं है, वो पुराना ठप्पे लगाने वाला सिस्टम जो है उसके अलावा कोई आप ही मुतबादल ले आए बेहतर, जिस पे गवर्नमेंट को आप कहें कि ये निज़ाम बेहतर है, इस पे आ जाए, इससे धांधली नहीं होगी। अच्छा, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखिए, एक तो ईवीएम्स पे बात करते हैं और फिर मैं आपको ये भी थोड़ा सा आपकी उससे टीवी प्रोग्राम से जो है अवाम को बताना चाहूँगी कि इलेक्टोरल रिफॉर्म्स का जो ओवरऑल बिल है, जिसमें ईवीएम एक छोटा सा हिस्सा है, उसमें और ये क्या क्या करना चाह रहे हैं। पहले ईवीएम्स की बात कर लेते हैं। देखिए समर, कोई भी मशीन हो, ज़रूरी नहीं है एंड्रॉयड ही हो तो वो हैक हो सकती है। कोई भी मशीन हो वो किसी एल्गोरिदम पे चलती है, उसके पीछे कोई सॉफ्टवेयर होता है। मशीन नाम ही इस चीज़ का है, अदरवाइज़ वो मशीन ऑपरेट नहीं कर सकती। उसमें डेटा स्टोर होना है, कोई चिप होगी, कहीं वो कोई सर्वर होगा जिस पे डेटा स्टोर होगा। आखिर मशीन है ना, उसने चलना है, ये कोई कागज़ तो नहीं है, कोई हार्ड कॉपीज़ तो नहीं है। अब हमारा ये कंटेंशन है कि इन्होंने आरटीएस की कोशिश की, वो आरटीएस बैठ गया, उसकी वजह से इलेक्शन। देखें, अगर ये 2018 का एक साफ शफाफ इलेक्शन है इनके मुताबिक, तो कराएं, फिर दोबारा इलेक्शन कराएं, उसमें जो हमें उसके अंदर जो कंटेंशंस है वो हम सामने रख लेते हैं, उन कंटेंशंस को दूर करें ना। अब ईवीएम जो है इस वक्त जो है वो तकरीबन टोटल मेरे ख्याल से 11 ममालिक में इस्तेमाल हो रहा है, उसमें भी मुकम्मल तौर पे नेशन वाइड नहीं हो रहा, छोटे ममालिक में इस्तेमाल हो रहा है या छोटी स्टेट्स में इस्तेमाल हो रहा है। 22 करोड़ आवाम के लिए पहली बात तो ये है कि उसकी लॉजिस्टिकल कॉस्ट क्या है, उसकी फीजिबिलिटी क्या है, उसकी प्रोक्योरमेंट क्या है, उसकी फाइनेंशियल फीजिबिलिटी किधर है, कुछ किसी को नहीं पता। हवा में ईवीएम कोई फाइनेंशियल फीजिबिलिटी चार ममालिक में शज़ा साहिबा मुकम्मल तौर पर इस्तेमाल हो रही है, बाकी ममालिक में जुज़वी इसका इस्तेमाल हो रहा है, मुकम्मल नहीं हो रहा। जी, मैं जुज़वी इस्तेमाल हो रहे हैं और 5 में पायलट में है जी। अच्छा, आगे आ जाएं। इसमें से एक इसमें जो बड़ी इंपॉर्टेंट बात है, हम इंटरनेशनल उसकी बात कर रहे हैं कि नीदरलैंड्स और जर्मनी जैसे ममालिक ने ईवीएम्स पे गिव अप कर दिया।
क्यों किया? क्योंकि उनको भी यही खदशात थे कि एक उसके अंदर जो है वो धांधली के जो है वो शोर मचते थे, उसके अंदर जो है मिसमैनेजमेंट होती थी। अब आप आगे आ जाएं ईवीएम्स के ऊपर। मैं बात करने लगी थी कि 2017 का जो इलेक्शन एक्ट है उसका सेक्शन 94 और सेक्शन 103 क्या था? वो ये था कि इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग, देखिए हमने जो है वो तकरीबन 119 मीटिंग्स की थी इलेक्टोरल रिफॉर्म्स पे, उसमें पीटीआई बैठती थी, उसके अंदर एक कंसेंसस क्रिएट हुआ था। उसके बाद इलेक्टोरल रिफॉर्म आया था 2017 का 119 मीटिंग्स के बाद। इस तरह एक इलेक्शन जो है आप खुद मानते हैं कंटेंशियस पॉइंट है, आप अगर ऑपोजिशन जो है वो उससे अग्री नहीं कर रही, कंसेंसस ही नहीं मुल्क में क्रिएट हुआ, आप उसको मुसल्लत करेंगे तो किस तरह जो है वो बाकियों को एक्सेप्टेबल होगा? सेक्शन 93 और सेक्शन 104 जो है इलेक्टोरल रिफॉर्म्स का 2017 का। लेकिन शिजा साहब आप लोग कह रहे, आप लोग जो कह रहे हैं ना कि हमने बैठना ही नहीं है, मरियम साहब कह रही है हमने बैठना ही नहीं है, इस पे बैठे तो सही, बातचीत तो हो, कोई मुतबादल हल आप दे दें, कोई और चीज आप तजवीज सामने ले आए। बैठना ही नहीं है, बात ही नहीं करनी, इससे तो मेरे ख्याल से ये भी एक हरदर्मी है। जी नहीं मैं उस पर भी आती हूँ, नहीं मैं उस पर भी आती हूँ, मैं बात मुकम्मल कर लूँ, उस पर भी आती हूँ। 2017 का जो इलेक्शन एक्ट है उसमें ये डिसाइड हुआ था कि इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन्स आएंगी, उनका पायलट प्रोजेक्ट रन होगा, उस पायलट प्रोजेक्ट में उसकी एफिशिएंसीज, उसकी जो है फाइनेंशियल फीजिबिलिटी क्रिएट होगी, उसकी टेक्निकल फीजिबिलिटी क्रिएट होगी, उसके सिक्योरिटी सिस्टम्स जो हैं वो इंश्योर किए जाएंगे। आज हमें ये भी नहीं पता कि साइबर सिक्योरिटी किस तरह करेंगे, ज़रूरी नहीं होता साइबर सिक्योरिटी में कि इंटरनेट ही हो, पहले तो ये बात क्लियर कर लें। उसके बाद देखें जब वो उस पायलट प्रोजेक्ट ने रन होना था, उसकी रिपोर्ट पार्लियामेंट के पास आनी थी, इलेक्शन कमीशन ने पायलट प्रोजेक्ट्स की रिपोर्ट दी और ईवीएम्स को रिजेक्ट किया कि हम इसको ना लॉजिस्टिकली, ना फाइनेंशियली, ना टेक्निकली वायबल हैं पाकिस्तान के लिए। इलेक्शन कमीशन की रिपोर्ट पड़ी हुई है तकरीबन 60 सफ़ों की। आज इलेक्शन कमीशन ने इसके खिलाफ जो है, जो कि एक इंडिपेंडेंट ऑटोनमस इदारा है, उन्होंने जो है वो इस इलेक्टोरल रिफॉर्म्स बिल के खिलाफ अपने तहफ़्फ़ुज़ात जाहिर किए हैं। मैं थोड़ा सा समर, आप मुझे 5 मिनट दें। देखिए बात ये है, इसके अंदर ये और क्या करना चाह रहे हैं ईवीएम श्योर है, मुझे किसी हद तक ये भी लगता है कि ये फसाड क्रिएट करके इस इलेक्टोरल रिफॉर्म्स में ये चाहते हैं कि जो फॉरेन फंडिंग है, जो पॉलिटिकल पार्टीज की फंडिंग है, जो उनके एसेट्स हैं वो एफबीआर को डिक्लेयर ना किए जाएं। ये जो सेक्शन है ये ओमिट कर रहे हैं ताकि जो इनका फॉरेन फंडिंग केस फंसा हुआ है ये उसमें से अपने आप को, क्योंकि लीगली तो निकल नहीं सकते, छुपाए हुए हैं, झूठ बोला हुआ है, पता नहीं कहाँ से फंडिंग लेके किस किस एजेंडा पे चल रहे हैं, तो उससे तो निकल नहीं सकते। तो इन्होंने वो सेक्शन ही ओमिट कर दिया इलेक्टोरल रिफॉर्म में कि पॉलिटिकल पार्टी को अपने एसेट्स डिक्लेयर करने होंगे। फिर इन्होंने एक सेक्शन रख दिया है कि जहां पे ये जो कि कॉन्स्टिट्यूशन जो है आर्टिकल 219 और 222 में जो इलेक्शन कमीशन को पावर्स देती है, आइन की जो है वो तसादुम करके इलेक्शन कमीशन की पावर्स नादरा को दे रहे हैं। कभी किसी दुनिया में हुआ है कि सिटिंग गवर्नमेंट का एग्जीक्यूटिव इदारा जो है वो इलेक्टोरल रोल तैयार करे? यानी शिजा साहिबा यू आर क्लियर ऑन इट, आपकी पार्टी जो है वो बड़ी क्लियर है इस पे, क्लैरिटी आपकी पार्टी की पॉलिसी के अंदर के 2023 का इलेक्शन है वो बैलेट पेपर के थ्रू, यानी पर्ची वाला जो बैलेट पेपर है उसके थ्रू होना चाहिए, इसके अलावा कोई और मीन्स जो है वो वोटिंग के वो काबिल कबूल नहीं होंगे। हमारा नहीं समर, देखें हम इनके साथ FATF पे जब बैठे थे ना, मैं उन मीटिंग्स का हिस्सा थी जो बंद दरवाजों के पीछे हुई थी। उनमें क्या हुआ था, मुझे एक एक चीज याद है। इन्होंने आके फ्लोर ऑफ द हाउस गलत बयानी की, झूठ बोला और कहा कि हम इनसे पता नहीं नैब का कुछ कराना चाह रहे हैं, जबकि नैब ऑर्डिनेंस खुद लाए थे हाउस के अंदर, हमने नैब ऑर्डिनेंस पढ़ा हुआ है। सही जी, वो झूठ था, वो जो इन्होंने झूठ, हमारा इनके ऊपर एब्सोल्यूट ट्रस्ट डेफिसिट है। हम कहते हैं आप स्टैंडिंग कमेटी में आ जाएं, दोबारा ले आएं, इस वक्त सेनेट की स्टैंडिंग कमेटी में बात चल रही है, फ्लोर ऑफ द हाउस डिबेट करें, 2 महीने आप दे दें, आप कहें जी 2 महीने ये डिबेट होगा, असेंबली में डिबेट करें, पब्लिक के सामने डिबेट करें, लाइव चलाएं, इलेक्टोरल रिफॉर्म्स के ऊपर कंसेंसस क्रिएट करें। लेकिन ये कोई तरीका नहीं है कि आपके पास ना फाइनेंशियल फीजिबिलिटी है, ना टेक्निकल है, ना सिक्योरिटी फीजिबिलिटी है। मुझे बता दें दिलीप अवास साहिबा कि इसकी बजट के कितना रिक्वायर्ड है, मुझे बता दें कि कितनी फंडिंग रिक्वायर्ड है। चलिए दिलीप साहिबा से जरा पूछ लेते हैं इस पे जरा कि वो खड़ी करने की, उनकी स्पेयर खड़ी करने की। ठीक है, तो अनलीब साहिबा ये जो बात कर रही हैं शिजा साहिबा, फिर कंसेंसस पैदा करेंगे आप, वो कह रही हैं कि बुलाएं पार्लियामेंट का इजलास, 2 महीने डिबेट कराएं, चूंकि ज़ाहिर इलेक्शन का जो मामला है ये बड़ा इंपॉर्टेंट है। हमारे मुल्क के अंदर बहुत सारे मसाइल जो हैं वो जुड़े होते हैं इंतखाबी धांधली से। शफाफ इलेक्शन होते हैं या नहीं होते, जो हारता है वो कहता है जी धांधली ज़्यादा इलेक्शन थे, फिर वो
एक पूरे 5 साल तहरीक के उस मोड में ही गुजरते हैं, स्टेबिलिटी नहीं आती पॉलिटिकल मुल्क के अंदर, सियासी इस्तेहकाम नहीं आता अगर इंतखाबात ठीक ना हो। इस मसले को कैसे आप सॉर्ट आउट करेंगे? जो तजावीज़ दी शिजा फातिमा खाजा साहिबा ने काबिल कबूल है गवर्नमेंट के लिए? देखिए, आपको उनके आंसर से ही पता चल गया कि उनकी कितनी जान निकली हुई है कि अगर वो खुद मान के नवाज शरीफ के हमेशा धांधली से आए हैं और पहली दफा वो धांधली में नहीं आ सके, तो अब उनको मसला यही है कि ये ना हो कहीं धांधली रुक जाए। इनकी सारी बातें एक ही तरफ हैं कि खुद कहते हैं कि निजाम बहुत वसीता है, लेकिन उसको चेंज नहीं करना, क्योंकि जैसे शो ऑफ हैंड्स में था कि ट्रांसपेरेंसी कर ले सेनेट में, खुद कहते हैं मैंने बीच में बोली नहीं, मैं बीच में बोली नहीं, इसलिए मैं अगर इन्होंने बोलना है आप चले आप कंटिन्यू करें, वो करिए, बातचीत कर लें हमसे। अच्छा, और दूसरी बात जो है ना वो बड़ी क्लियर है। देखिए, बात एक ये जो जैसे कह रही थी कि मैं उन मीटिंग्स में थी, अब मसला ये है कि इनकी तो आपस में बयान नहीं मिलते। ये कह रही हैं झूठ बोल रहे थे, तो फिर ये कह रही हैं कि राना सनाउल्लाह भी झूठ बोल रहे हैं। मेरे साथ प्रोग्राम में आके उन्होंने कहा है कि हाँ हमने वो दिया था, लेकिन हमने ये नहीं कहा था कि आप जाके असेंबली पे उसको दे दें, हमने कहा था जी आपस में डिस्कस करें। ये राना सनाउल्लाह साहब आके मान चुके हैं कि उन्होंने दिया था, तो ये अब बैठ के कह रही है कि राना सनाउल्लाह भी झूठ बोल रहे थे। अच्छा, अब देखिए बात क्या है, बात बिल्कुल सिंपल सी है, इनकी आपस में कोई मुताबिकत नहीं है। नून लीग लंदन और नून लीग लाहौर के अंदर क्या शुमाल जनूब का फर्क है? ये तो पीपल्स पार्टी भी नहीं मान रही इस मामले पे। ऑब्वियसली इनको मसला ये आ रहा है कि पहले ये 11 इकट्ठे हुए और इन्होंने 11 इकट्ठे होकर सोचा कि जी हम 11 मिलके शायद कुछ कर दें। लाहौर का जो मीनारे पाकिस्तान का जलसा था आर्या पर पाश हो गया। आपने वो देखी होगी, दुनिया टीवी का सर्वे भी देखा होगा, 16% लाहौर जहां से सबसे ज्यादा इनको वोट मिलता है, ये उड़ गए हैं। 16% इनकी पॉपुलैरिटी नीचे आई। लेकिन लोग क्या देखते हैं? लोग देखते हैं एक पैसे का जवाब नहीं देते, लोग देखते हैं कि सारी फैमिली इनकी बाहर है, लोग देखते हैं कि शहबाज शरीफ रात के 12 बजे भागने की कोशिश कर रहा था, पकड़ के लाए हैं। लोग देखते हैं कि नवाज शरीफ वहां बैठ के दरबार के मैचेस देख रहा है। लोग देख रहे हैं कि इनसे पूछा जाता है कि भाई ये 1.25 करोड़ रुपए का 720 करोड़ रुपया कैसे हो गया, एक चीज का जवाब नहीं देते। तो ये इसलिए इनको पता है कि इस दफा इनको इतना वोट भी नहीं मिलना, तो इनको सख्त डर लगा हुआ है ये ना हो कि कहीं धांधली हो ही ना। बहरहाल वो पॉपुलैरिटी का असल जो पैमाना है वो इंतखाबात होंगे और इंतखाबात जो है वो शफाफ होंगे, तो फिर पता लगेगा कौन पॉपुलर है कौन नहीं है, क्योंकि ज़ाहिर दोनों तरफ से इस तरह के शकूक। मैं जरा आपकी तरफ आता हूँ शिजा साहबा, मैं जरा आपकी तरफ आता हूँ दोबारा से। जरा तैमूर तालपुर साहब को मैं जरा डिस्कशन में जरा शामिल कर लूँ। तैमूर तालपुर साहब, आपकी पार्टी की भी बड़ी क्लियर पोजीशन है कि ईवीएम को नहीं मानना, पुराने तरीके से ही बैलेट पेपर के थ्रू ही वोटिंग होनी चाहिए 2023 के इंतखाबात में। क्या बात हो सकती है गवर्नमेंट से? बहुत शुक्रिया समर भाई। बात ये है कि हम जो कह रहे हैं वो मैटर करता है। आपकी ज्वाइंट अपोजिशन जो कह रही है, आपको उनकी बात पे अमल करना पड़ेगा। आपके पास 2/3 मेजोरिटी है नहीं, ना कभी आनी है। अच्छा, इससे आगे बढ़ के चलते हैं तो आपका जो है इलेक्शन कमीशन वो भी सेटिस्फाइड नहीं है, वो भी नहीं लाना चाह रहा। तो ये किस बेसिस पे ये करना चाह रहे हैं? और हमें पता है कि एक कश्ती जो डूबने जा रही है वो कोई भी हथकंडा इस्तेमाल कर सकती है आती हुई इलेक्शन को जीतने के लिए। आपने देखा है कि ये बात करते हैं 11 ने मिलके क्या किया और 1 ने मिलके किया, तो हमने कुछ भी नहीं किया, पर अवाम ने जो इनके साथ किया वो आपको आपके सामने है। 14 बाई इलेक्शन में से 12 बाई इलेक्शन ये हार चुके, यानी अवाम ने इनको मुस्तरद किया है। यानी कि अगर ज्यादा से ज्यादा इनको सीटें मिलेंगी तो 20% सीट्स से ये मुकाबला कर सकते हैं अकॉर्डिंग टू रायशुमार जो आपके पास आ रही है। आप एक ऐसा सिस्टम लाना चाह रहे हैं जिसको दुनिया में किसी ने इस तरह से आजमाया नहीं है। अगर आप कोई ऐसा सिस्टम ला रहे हैं जो पूरी दुनिया में काबिल कबूल हो, जो आपके सारे मुल्कों में चल रहा हो, ममालिक में चल रहा हो, हमें कबूल है। चले ठीक है, 80% ममालिक में चल रहा हो, 50% ममालिक में चल रहा हो, तो हम उस पर बात कर सकते हैं। एक चीज जो 5% ममालिक भी उससे खुश नहीं है, और ऐसे भी मुल्क है जो आपको पता है जिनने ये इस्तेमाल करके और इसको छोड़ दिया। तो लिहाजा ये अगर समझते हैं कि हम इनकी बातों में आ जाएंगे और सबसे बड़े जो सर्टिफाइड चोर हैं वोटों के, उनकी बातों में
हम किसी तरह से एग्री करेंगे? बिल्कुल भी नहीं करेंगे। लेकिन तैमूर तालपुर साहब कोई मुतबादल तो देना, सिर्फ ये कह देना कि हम नहीं मानेंगे, ये जो गवर्नमेंट लेके आ रही है उससे हमने नहीं मानना। आप ही तो बताएं मुतबादल क्या है, क्या ज़रा बेहतरी तो लानी होती है। आपने हर इलेक्शन के बाद जो अगला इलेक्शन होता है उसमें आपने कुछ रिफॉर्म्स करके सिस्टम को आपने बेहतर करना होता है। पिछले इलेक्शन के अंदर होने वाली जो भी लूप होल होते हैं उन्हें आपने प्लग इन करना होता है। इस दफ़ा आप बताएं कि आप क्या इसमें बेहतरी, क्या रिफॉर्म्स आप लाना चाह रहे हैं? पीपल्स पार्टी के पास क्या है, आइडिया क्या है, कैसे बेहतर करना है इंतखाबात को? सिर्फ ये कह देना कि हम गवर्नमेंट की ईवीएम को नहीं मानेंगे, इससे तो बात नहीं बनेगी। कोई तजवीज़ लेके आए ना। दो बातें। पहली बात तो समर भाई ये है कि जो ये बात कर रहे हैं ईवीएम की जिद करके बैठे हैं, ये ईवीएम की बात छोड़ दें, उसके बाद हम बैठ के इनसे बात कर सकते हैं कि कोई ऑल्टरनेट जो जिसको अपोजिशन ट्रस्ट करती है, जिसको इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान ट्रस्ट करता है, हम उस पर कोई ऐसी चीज लेके आ सकते हैं, बात कर सकते हैं। पहले अपनी जिद खत्म करें, क्योंकि ये जिद खत्म नहीं करेंगे तो हमारी जिद। यानी आप कह रहे हैं कि वोट की पर्ची वाला इलेक्शन होना चाहिए, बैलेट पेपर वाला? बैलेट पेपर वाला आप रिफॉर्म्स करना। अब मसला ये है कि अगर हम रिफॉर्म करना चाहते हैं इनके साथ तो ट्रस्ट डेफिसिट है। मैं नून लीग को तो रिप्रेजेंट नहीं करता, पर ना ही नून लीग इनकी कोई बात मानने को तैयार है, ना ही मैं मानने को तैयार हूँ, ना ही कोई आम शहरी मानने को तैयार, क्योंकि जितने इन्होंने वादे किए, उन्होंने बगावत की, उन्होंने झूठ बोला, उन्हें अवाम के साथ बहुत नाजायजी की, इतना झूठ बोलकर। तो हम इन पर भरोसा, ट्रस्ट कैसे करें? ये कोई तरीका करके ट्रस्ट डेफिसिट तो खत्म करें अवाम के साथ, पॉलिटिकल पार्टीज के साथ, अपोजिशन के साथ। ठीक है। अंदलीब साहबा, कुछ शिजा साहब आपसे सवाल पूछना चाह रही थी, कुछ दोबारा दोहराना चाह रही हैं सवाल, आपसे कुछ पूछे थे, वो कह रही है कि मुझे जवाब नहीं मिले। जरा सवाल दोहरा दें जी शिजा साहबा। मेरा सवाल ये है जी, इसकी फाइनेंशियल फीजिबिलिटी क्या है ईवीएम्स की? क्या ये हर पोलिंग बूथ पे रखा जाएगा? एक मशीन मैल फंक्शन करती है तो इसके लिए ऑब्वियसली कोई हमारे पास बैकअप्स भी होते हैं, मशीन है ना आखिर, बैकअप्स भी होने हैं। तो कितने पोलिंग बूथ्स हैं पाकिस्तान में और उसकी क्या फाइनेंशियल फीजिबिलिटी है गवर्नमेंट के पास इस वक्त? साइबर सिक्योरिटी की क्या फीजिबिलिटी है? इसको आउटसोर्स करेंगे, इंटरनेशनल कंपनी को देंगे, लोकल कंपनी को देंगे, किसको देंगे? इसके जो इलेक्टोरल रोल्स हैं मुझे बताएं कि नादरा बनाएगा, इसके अंदर कौन फीड करेगा डेटा? किस तरह हम ट्रस्ट करेंगे कि इसके अंदर जो डेटा वोटर इलेक्टोरल रोल्स का हो रहा है ये सही फीड हो रहा है या नहीं हो रहा? ये तमाम चीज़ें वाजे कर दें ज़रा। सबसे पहले तो फाइनेंशियल फीजिबिलिटी बता दें गवर्नमेंट के पास क्या है जी, क्योंकि अवाम को देने को तो इस वक्त रोटी भी नहीं है गवर्नमेंट के पास, तो हमें फाइनेंशियल ईवीएम्स की बता दें। देखिए, ये सारे जायज़ सवालात हैं और यही मकसद है कि ये आए, बैठे, अपने सवालात करें। जैसे इलेक्शन कमीशन का ये कही जा रहे हैं, इलेक्शन कमीशन की पहली मीटिंग हुई, उनके सवालात थे, उनको हमने लिख के भेजा, उन्होंने फीजिबिलिटी पूछी, हमने बताया कि 70,000 रुपीज़ एक मशीन की लगती है और तकरीबन इसमें 4 लाख मशीनों की जो है वो कवरेज है। उन्होंने कुछ और लिखा, फिर हमने कुछ और लिखा। अब वो जाके कह रहे हैं कि हाँ जी इट लुक्स फीजिबल, बट हमें और ये चीजों पे आप मुतमईन करें। ऐसे ही होता है डिस्कशंस। पहली दफा कोई चीज भी आती है उसमें ये तो नहीं होता कि जी हाँ ओके एवरीथिंग इज ओके। बहुत सी चीजें जो होती है वो जब आप सवाल करते हैं आपको क्लियर के सवाल की वजह से वो मशीन के अंदर बेहतरी भी आती है या प्रोसेस के अंदर बेहतरी भी आती है या लेजिस्लेशन के अंदर बेहतरी भी आती है। प्रोसेस तो हमेशा यही होता है कि आप एक चीज लेके आते हैं, बिल में भी यही होता है, आप बिल लेके आते हैं, आप एंटी रेप का बिल लेके आते हैं, आप नेशनल सिक्योरिटी का बिल लेके आते हैं, फिर वो उसको जिसको कहते हैं डिस्कस होता है। हमने ये बिल जो है ये अक्टूबर 2020 का ये पेश हुआ है 2020। तो अंदलीब साहब यही तो मामला है कि आप इन्हें दावत दें, मुज़ाकरात की, आए बैठे, बातचीत करते हैं, डिस्कशन करते हैं, इसमें जो बेहतरी लानी है बेहतरी लेकर आते हैं। सिर्फ ये कहते हैं बराह रास्त आके कि भाई वोट होगा तो ईवीएम के थ्रू ही होगा, ये भी तो मेरे से मुनासिब एक रवैया नहीं है ना। बात ये है कि देखिए जिस प्रोजेक्ट की फाइनेंशियल फीजिबिलिटी। जरा अंदलीब साहब का जवाब आ जाए जरा। जी अंदलीब साहब जी अगर तो इन्होंने कोई अल्टरनेटिव दिया होता और ये कहते हैं कि जी नहीं आपने ए दिया है, हमने इसमें बी दिया है, सी दिया है, डी दिया है, और फिर उसके ऊपर एक तय होता कि जी हम बी भी टेस्ट करेंगे, सी भी टेस्ट करेंगे। जब अल्टरनेटिव और कोई दिया ही नहीं है, सिर्फ एक अल्टरनेटिव है कि जो पिछले 40 साल से जिस तरह से जो प्रोसेस है, जिसपे धांधली हुई, जिसपे खुद ये कहते हैं कि वो निजाम सही नहीं है, सिर्फ वो उस निजाम को कंटिन्यू करना है खुद कह के और कोई अल्टरनेटिव नहीं देना, तो फिर ऑब्वियसली हम तो यही कहेंगे कि इनके पास कोई तजवीज नहीं है, हम इसी को इस्तेमाल करेंगे। अल्टरनेटिव वो तो शिफ्ट करें। ठीक है
अच्छा शिजा साहबा, ये अभी आगे आ रहे हैं कैंटोनमेंट के इंतखाबात। अब सिर्फ ये ईवीएम ही नहीं, बहुत सारे मामलात हैं इंतखाबात से जुड़े जिन्हें मेरा से जिनमें बेहतरी लाने की ज़रूरत है। अब जिस तरह कैंटोनमेंट के इंतखाबात आ रहे हैं, पीटीआई की तरफ से लेटर लिखा गया है इलेक्शन कमीशन को कि इस कैंटोनमेंट के इंतखाबात पर भी फौज तैनात की जाए पोलिंग स्टेशन पर। सिक्योरिटी के मामलात भी होते हैं, वो आपको ये तजवीज़ काबिल कबूल है कि फ़ौज की निगरानी में ये इंतखाबात होने चाहिए? आपको भी शकूक व शुबात हैं कि यहाँ पे कुछ गड़बड़ हो सकती है, चूँकि ये फियर गवर्नमेंट ये फियर एक्सप्रेस कर रही है, आप अपोजिशन में, हुकूमत को डर है कि ये इंतखाबात में गड़बड़ हो जाएगी, फ़ौज लगनी चाहिए। मैं पहले जवाब दे देती हूँ उनकी बातों का। देखिए हमारा यही मकसद था ना, एक इलेक्शंस का लॉ पड़ा हुआ है जो कहता है जी आप पायलट प्रोजेक्ट रन कर लें, अगर आपको लगता है कि वो फाइनेंशियल फिजिबिलिटी, टेक्निकल सिक्योरिटी फिजिबिलिटी निकलती है, आप उसको आगे लेके चल पड़ें। आप उस क्लॉज को ओमिट क्यों कर रहे हैं? ये इसका मुझे सवाल का जवाब दे दें। अगर आपके पास ना फाइनेंशियल ना सिक्योरिटी फिजिबिलिटी है, आपने ऑन जॉब ही ट्रेनिंग लेनी है, तो उसको ओमिट क्यों कर रहे हैं? पायलट प्रोजेक्ट्स रन करें, उसको सुधारें प्रोसेस को और फिर उसको आगे लेके चलें। इसलिए हमें इसमें इनकी मैलाफाइडी नजर आती है। जिस तरह ये अंधाधुन इसको पुश कर रहे हैं विदाउट एनी टेक्निकल, विदाउट एनी फाइनेंशियल फिजिबिलिटी, हमें इसमें इनकी मैलाफाइडी नजर आती है। आगे आ जाएं। इन्होंने थोड़ी सी सियासी बातें की थी, मैं उसका जवाब दे दूं, मैं फिर कैंटोनमेंट की तरफ आती हूँ। इन्होंने कहा जी लोग देख रहे हैं कि लंदन है फलाना। देखिए लोग, मैं आपको बताती हूँ क्या देख रहे हैं। लोग देख रहे हैं कि इमरान खान जो है वो 300 कनाल के घर में रहता है, और इमरान खान जो मैं किराए के घर पे रहती हूँ मेरे से कम टैक्स देता है, तकरीबन कोई 70,000 भी टैक्स नहीं देता। आप मुझे बता दें इस मुल्क में कौन सा बंदा है जो 300 कनाल के घर का जो है वो खर्चा बर्दाश्त कर सकता है? लाहौर में उनका अलग घर है। कौन बिजली पानी आज करता है? मेरा 1 कनाल का घर है, हम 6 बंदे घर में रहते हैं और हमारा लाख रुपया जो है वो बिजली का बिल आता है। 300 कनाल के घर के बिल किस तरह जाते हैं? खाना खर्चा किस तरह चलता है? डोमेस्टिक जो हेल्प है वो किस तरह किसकी जेबों से पैसे जाते हैं? अवाम ये भी देखती है। अवाम ये भी देख रही है कि नवाज शरीफ को जो आपने बेटे से तनख्वाह लेने पे के ना जुर्म में जो है वो आपने उसको डिस्क्वालीफाई किया, और जिस जज से आपने उसको डिस्क्वालीफाई कराया उसको खुद आपको बरतरफ करना पड़ा, और उनकी सजा इस वक्त सस्पेंडेड है। अवाम ये भी देख रही है। अवाम ये भी देख रही है कि उसको जो चीनी 50 रुपए की मिलती थी आज 120 रुपए की मिल रही है, उसको आटा आज 100 रुपए का मिल रहा है। अवाम को बिजली आज 25 रुपए यूनिट की मिल रही है, किसान को डीएपी 1500 रुपए का मिल रहा है। अवाम ये देख रही है जो अपने बच्चों को एजुकेशन नहीं दिला सक रही, खाना नहीं दिला सक रही, ये अवाम देख रही है। इस पे गौर करें। हमारे अंदरूनी मामलात के आपका उससे कोई ताल्लुक नहीं है। मैं जरा ब्रेक के बाद इस पे आ जाएं। मैं जरा ब्रेक के बाद अगर इस पे आ जाऊं, जरा ब्रेक के बाद इस पे मैं आता हूं। शिजा साहब मुझे एक मुझसे ब्रेक लेनी, नाज़रीन ब्रेक लेते हैं, ब्रेक से वापस आएंगे। तो कैंटोनमेंट पे क्या फौज तैनात होनी चाहिए पोलिंग स्टेशन पर, इस पर हम शिजा फातिमा साहिबा का और तैमूर तालपुर साहब का जवाब लेंगे। एक मुझसे ब्रेक के बाद हमारे साथ रहिएगा। वेलकम बैक टू शो नाज़रीन। डिस्कशन चल रही है इंतखाबी इस्लाहात के हवाले से, और गवर्नमेंट बिल्कुल अपनी बात पे कायम है, डट गई है कि 2023 का इलेक्शन हर सूरत में ईवीएम के थ्रू ही कराना है, जबकि अपोजिशन इस राय को मुस्तरद कर रही है। तहम अब कैंटोनमेंट के इंतखाबात करीब आ रहे हैं, उसमें ईवीएम को ट्राई किया जा सकता था, लेकिन कैंटोनमेंट के इंतखाबात जो है वो पुराने सिस्टम के तहत ही हो रहे हैं। लेकिन उसमें तहरीक इंसाफ की तरफ से पीटीआई के जो चीफ ऑर्गेनाइज़र हैं सेनेटर सैफुल्लाह नियाज़ी साहब, उन्होंने इलेक्शन कमीशन को ख़त लिखा है कि कैंटोनमेंट के इंतखाबात में फ़ौज तैनात की जाए पोलिंग स्टेशन पर। शिजा साहिबा ज़रा क्विकली इस पर मुझे अपना जवाब बता दें कि PMLN इस आइडिया को, ये जो PTI की तरफ से एक सामने आई है राय, इसको मानती है कि ये बेहतर राय है कि किसी किस्म का खून खराबा ना हो? डस्का में सबने देख लिया क्या हुआ था। देखिए मेरा ये मानना है कि जो डस्का का ठीक है इलेक्शन जो था उसमें किस तरह इन्होंने इलेक्शन कमीशन का अमला ही चोरी कर लिया, सबने दुनिया ने देखा। लेकिन ये जो कंटोनमेंट के इलेक्शंस हैं, सिक्योरिटी जो है एट द एंड ऑफ द डे वो गवर्नमेंट की रिस्पॉन्सिबिलिटी है। बजाय इसके ये अपने सिस्टम्स को एफिशिएंट करें, अपनी पुलिसिंग को एफिशिएंट करें, इंश्योर करें कि हमारा इलेक्शन कमीशन का अमला चोरी ना हो। रेंजर्स ऑलरेडी वहाँ पे जो हैं वो तैनात की गई हैं। मेरे ख्याल से तो इनको पहले ये चाहिए कि अपने सिस्टम्स को जो हैं वो स्ट्रेंथन करें। इनके पास पुलिस है, पंजाब पुलिस अवेलेबल है, बाकी भी सारी जो है इनके पास पैरामिलिट्री जो है, ये रेंजर्स वगैरह ये सिविल के अंडर आती हैं, ये अवेलेबल हैं। इनका एफिशिएंट यूज़ करें, अपने सिस्टम्स को इंस्टीट्यूशन बिल्डिंग करें,
ताकि ये जो हैं ये परफॉर्म कर सकें। मतलब कि आप बजाय इसके कि जो वहाँ पे हुआ किस तरह जो है वो इलेक्शन कमीशन का अमला गायब हुआ, उनके ऊपर जो है वो उसकी आप तहकीकात का जो लकूनाज हैं उनको फिल करें और अपने सिस्टम को बेहतर करके जो है वो इलेक्शन कंडक्ट करें। हमारा ये आप इस आइडिया के खिलाफ है, ठीक है। तैमूर तालपुर साहब, आपकी क्या राय है? आप इस आइडिया को सपोर्ट करते हैं कि होना चाहिए किसी किस्म का, ताकि खून खराबा ना हो, एक बिल्कुल पुरसकून और पुरअमन माहौल में कैंटोनमेंट के इंतखाबात हो? आप मुझसे सच बुलवाना चाहते हैं, वैसे एक सियासी कमेंट चाहते हैं? नहीं, आप सच्ची बात करें, दिल से जो आपकी बात है वो करें। लगता है आप इस आइडिया के हक में। ये हमारे बड़े भाइयों की जो है ना, उनके मूड पे डिपेंड करते हैं। उनका मूड अच्छा है हमारे साथ तो मेरे ख्याल से हम क्यों ना उनको लिए, क्योंकि इनके साथ तो आजकल मूड खराब होगा, परफॉर्म ये कर नहीं सक रहे हैं। बहरहाल खैर, दैट वाज जस्ट ऑन ए लाइटर नोट। देखिए, मैं आपसे बात करूं अगर सिंध की, तो हमारे यहाँ हमें जरूरत एज सच नहीं है फौज को तैनात करने की। हमने पहले भी कंट्रोल किया था। आपने देखा था पिछली हमारी बाई इलेक्शन में इनके जो लीडर ऑफ अपोजिशन है हलीम आदिल शेख साहब, उन्होंने बड़ी कोशिश की थी बदमाशी करने की, 20-25 हथियारबंद लेके गए थे। तो हमने उनको भी लीडर ऑफ अपोजिशन होते हुए अरेस्ट करके और कोर्ट्स के थ्रू कानूनी तौर से उनको एक सबक सिखाया था, जो मेरे ख्याल से उनके सामने होगा और बाकियों के लिए भी होगा, चाहे वो तो फिर हलीम आदिल शेख साहब भी कहते रहे कि ये एक पॉलिटिकल फैसला था, मुझे विक्टिमाइज किया गया, जानबूझ के सिंध की पुलिस जो कि सिंध हुकूमत के ताबे है उसने मुझे इंतकाम का निशाना बनाया। वहां पे वो कह रहे हैं बड़ी इंतकामी कार्रवाई थी वो सिंध हुकूमत की। देखिए जी, मजे की बात यह है उससे पहले कि हम एक्शन लेते, इलेक्शन कमीशन ने हमें हुक्म दिया कि इस बंदे को आप गिरफ्तार करके और फौरी तौर पे हदूद से बाहर ले जाएं। दूसरी बात, सबसे पहले एक बहुत ही अच्छे नामवर चैनल ने ये डिमांड की कि भाई खुलेआम आके कैसे हलीम आदिल शेख हम पे फायरिंग कर सकता है। तो फिर मीडिया ने कहा, तो जब मीडिया भी एक बात कह दे और इलेक्शन कमीशन भी कह दे, तो उसके बाद अगर ये कहती है पॉलिटिकल विक्टिमाइजेशन है, तो फिर ये तो अजीब बात है। आपने देखा कैसे कैसे ड्रामे किए, वो सांप मार के अंदर ले गए और मरावा सांप दिखा के कहा कि मेरे पे इन्होंने सांप फेंका है। और एक रात वो जेल के अंदर मरे हुए सांप का पहुंचना भी बड़ी हैरानकुन बात है। वो भी जेल के अंदर मरा हुआ सांप कैसे पहुंच गया, वो भी हमारी एक मोहतरमा है उनकी, ये भी एक उनकी मोहतरमा MP है जो उनसे मिलने गई थी, खाने का बहाना करके वो लेके गई थी, पर उनका हमने ये ड्रामा चलने दिया। पर आप ये सोचे ना, हम लोग जेलें काटते हैं, हम लोग महीने सालों जेलों में रह के आते हैं, बर्दाश्त करते हैं। हलीम आदिल शेख तो पहली रात में जेल से अस्पताल भाग गया, एक रात जेल में नहीं काट सका। ठीक, अनलीफ साहब, क्यों दोबारा से आप फौज को इस मामले में लाना चाह रहे हैं? दोबारा से इंतखाबात के अंदर फिर तनकीद होगी, फिर इदारे के ऊपर तनकीद आएगी सारी। जाहिर है ये बात तो बड़ी क्लियर है कि जिसने भी इलेक्शन हारना है उसने धांधली का इल्ज़ाम लगाना है। जब आप फौज को तैनात करेंगे तो सारों ने फौज के ऊपर लगाना है, फौज को तनकीद का निशाना बनाना है। और ये तो जनरल बाजवा साहब ने भी एक दो मौके पे वो कह भी चुके हैं कि आप चलें तनकीद करनी मेरी ज़ात पे ज़रूर कर लें, इदारे पे तनकीद किसी किस्म की भी बर्दाश्त नहीं की जाएगी, बड़ी क्लियरली उन्होंने कहा है। तो ये दोबारा से आप फिर फौज को लाना चाह रहे हैं इस मामले में? देखिए समर, चूंकि मुझे आपने आखिर में मौका दिया तो मैं ज़रा दो चीज़ें करेक्ट कर लूँ, और इसी वजह से मेरा ख्याल है ये एक्सपोज हो गए हैं और अब इनके मतलब 9 महीने क्या लॉन्ग मार्च, शॉर्ट मार्च, जल्द से कुछ भी नहीं कर सके, बेचारे भागने को दौड़ रहे हैं ये बाहर। इन्होंने कहा इमरान खान के बारे में, सबसे आला अदलिया पाकिस्तान की सुप्रीम कोर्ट ने इमरान खान का भी, उनका फ्लैट, उनके पैसे अंदर बाहर कैसे आए, नवाज शरीफ के भी, इमरान खान ने एक एक पैसे का जवाब दिया। उसके अपने पैसे बाहर से कमा के लाया एज अ क्रिकेटर, 30-30 साल पहले जो बैंक बंद हो गए हुए थे उसकी भी रसीदें लेके आया और उसको कहा गया कि ये सादिक और अमीन है। नवाज शरीफ के बारे में उनके जो फ्लैट्स थे जो कि अरबों रुपए के थे, आज तक ऑन रिकॉर्ड है कि उन्होंने एक पैसे का जवाब नहीं दिया। उन पे सुप्रीम कोर्ट ने सर्टिफाई किया कि बददियानत और बेईमान इंसान है। और जहां तक ये कह रही है कि उनकी सस्पेंड हुई है, बिल्कुल सस्पेंड हुई, मेडिकल ग्राउंड्स पे वो बाहर गए थे। यही लाहौर हाई कोर्ट है जिसने 3 महीने पहले कहा कि वो कन्विक्टेड है, मुजरिम है, मुल्जिम है, इश्तिहारी है, भगौड़े हैं, और उसके बावजूद वो पूरी, ये उनके लफ्ज थे, रिमार्क्स थे कि पूरी अवाम को धोखा देके वो बाहर गए हैं, तो कोर्ट ने कहा है। तो उसके बाद बैठ के ये आप टीवी पे ये कहना, इसीलिए लोग इनको ना ये जिस तरह ये ढटाई से बैठ के अदालतों को झूठा कहते हैं,
अदालतों के रिमार्क्स को सोचते हैं कि लोगों को पता नहीं है, अदालतों को फैसलों को गलत कहते हैं और लोगों को समझते हैं कि बेवकूफ है, लोगों को पता ही नहीं है कि अदालत में क्या हो रहा है, लोगों को पता ही नहीं है कि सच क्या है, और यहाँ बैठ के ढटाई से जब बोलते हैं, इसीलिए ये इनका हाल है कि हुकूमत को कहते थे दिसंबर में जाएगी, नहीं गई, फिर लॉन्ग मार्च शॉर्ट मार्च नहीं हुआ, फिर इस्तीफे देने थे, मरियम ने कहा कि इस्तीफे मुंह मार के आओ, वो मरियम के मुंह में मार के लेके अपने, ठीक है, अच्छा, और ये बैठ के ये कहते हैं। जवाब दे दूं? ठीक है, अच्छा, ये शिजा साहिबा, ये जो PMLN के अंदर इंटरनल कंफ्यूजन है सियासी हिकमत अमली को लेकर, उसको ही उस पे ही गवर्नमेंट कैपिटलाइज कर रही है, उसी को लेके गवर्नमेंट बार बार आपको टारगेट करती है, और वो बड़ी क्लियर है, वो हर गुजरते दिन के साथ वो बड़ी क्लियर होती जा रही है। अब मैं आपको ज़रा सुनाता हूँ, नाजरीन के लिए भी, कैप्टन सफ्तर साहब का एक शॉट है, उन्होंने बड़े तंज़िया अंदाज में कहा था कि मुफाहमत वाला बयानिया और मुज़ामत वाला बयानिया जो है बड़ा खुल के उन्होंने बात भी कर दी थी मजाक में, ज़रा सुन लें। आप मुफाहमत के साथ हैं या मुज़ामत के साथ? ये तो मरियम औरंगज़ेब साहबा जो हमारी सेक्रेटरी इंफॉर्मेशन है वो आपको बताएंगी, क्योंकि वो मुफाहमत वाली फाइल दाएं हाथ में है, मुज़ामत वाली बाएं में है, उनको सही पता है। कैप्टन सफ्तर साहब कह रहे हैं कि मुज़ामत वाली फाइल जो है वो दाएं हाथ में है, मुफाहमत वाली बाएं हाथ में है, मरियम औरंगज़ेब साहबा के हाथ में। अब ख्वाजा आसिफ साहब जो हैं पार्टी के सीनियर रहनुमा हैं, वो भी इस जो इसमें बयानिए हैं, जो लाइन ऑफ एक्शंस हैं, उस पर वो भी बड़े परेशान हैं, और वो खुल के अब उन्होंने कुछ बातें भी की हैं गुज़श्ता रोज़, ज़रा सुन लें। मुफाहमत और मज़ामत के सिलसिले में नहीं पढ़ना चाहता मैं, कोई जो है क्रॉस फायर में जो है ना मैं फंसना नहीं चाहता। कुछ ने मेरा हाल लड़ ली है और कुछ जो है वो अभी लड़ेंगे। मेरा मतलब कुछ लड़ना नहीं चाहते हैं, कुछ लड़ना नहीं चाहते। सियासत इज आर्ट ऑफ पॉसिबल, मुमकिनात का खेल है। जहां पे मुमकिनात का खेल आपने खेलना होता है वहां मिलिटेंसी नहीं होती। पीपल्स पार्टी और एनपी को वापस लाना चाहिए, उसके लिए मार्जिन रख लें, लेकिन दरवाजे तो ना बंद करें। ये गैर सियासी एटीट्यूड है। या जफियां मार लेंदे तो या जड़ा है उन्होंने गाल करनी शुरू कर, ऐसा काम नहीं होना चाहिए। मौलाना को ट्रस्ट किया जा सकता है। मौलाना के साथ भी जो बात जो है वो इस तरह होनी चाहिए कि कोई अगर हमारी हमारी सियासत जो है वो तहलील ना हो, हमारी सियासत डिल्यूट ना हो। बिल्कुल ख्वाजा आसिफ साहब जो बात कर रहे हैं वो कह रहे हैं कि कंटेन करना चाहिए मौलाना फजल रहमान के रोल को, ये ना हो कि वो PMLN के भी कोई हमें सुप्रीम हेड लगने लगे। इस तरह का तासुर उन्हें लग रहा है कि शायद ऐसा कोई बन रहा है कि नून लीग जो है वो मौलाना के पीछे लग के अपनी सियासत पूरी कर रही है और ओवरऑल कन्फ्यूजन है। जो शिजा साहिबा ज़रा ये जो आपकी अंदरूनी कन्फ्यूजन है पार्टी की, वो उस पर ख्वाजा साहब ने बड़ी खुल के अपनी राय का इजहार कर दिया और वो जो वो कह रहे हैं पीपल्स पार्टी को भी लेकर आए साथ। अच्छा देखिए, मैं पहले जवाब दे दूं। अंदलीब साहिबा से कहें कि जजमेंट पढ़ लें। जजमेंट कैटेगोरिकली कहती है कि ज़ोर से बोलने से कुछ नहीं होगा, आराम से आर्ग्यूमेंट हम कर सकते हैं। जजमेंट कैटेगोरिकली कहती है कि कोई करप्शन जो है वो कोर्ट साबित नहीं कर सकी नवाज शरीफ के ऊपर। जो उनकी डिस्क्वालिफिकेशन है वो इस चीज़ के ऊपर है कि उन्होंने जो अपनी एम्प्लॉयड थे उन अपने बेटे की कंपनी में, उससे वो एसेट रिसीवेबल जो है वो किसी दुनिया की अकाउंटिंग में, आई एम श्योर अंदलीब साहिबा बहुत बेहतर तरीके से जानती हैं, रिसीवेबल एसेट्स जो हैं वो आपका इनकम जो है वो आपके एसेट्स का हिस्सा नहीं होती। ठीक है, बहरहाल उसके बाद भी पनामा के बाद भी सजा उन्हें हो चुकी है। एहतसाब अदालत से वो करप्शन के केस में ही सजा हुई थी। अच्छा, दूसरी बात उन्होंने कही, मैं उसी पे आ रही हूँ। फिर जो जज अरशद मलिक वाली बात है, वो खुद सस्पेंड जब हुए थे, मैं सिर्फ उनकी बात की तस्दीक कर रही हूँ कि जो उनकी सज़ा है, जब जज अरशद मलिक ने की वीडियो रिलीज़ हो गई कि मैंने अंडर प्रेशर सज़ा दी थी, जज अरशद मलिक को जो है बरतरफ किया गया, तो वो सज़ा कोर्ट ने सस्पेंड की हुई है। आ जाए कि वो बाहर गए हुए हैं तो हुकूमत ने बाहर भेजा ना, जाके पकड़े फिर यास्मीन साहिबा को, उनसे कहें कि क्यों झूठ बोला था। चलिए अब जरा ख्वाजा आसिफ साहब पे मुझे जवाब दे दें जरा। करें सारे सर्विसेज हॉस्पिटल को और अपने हेल्थ मिनिस्ट्री को आखिर पे। अच्छा, इस पे देखिए मेरी बात सुनिए, ख्वाजा साहब ने जो बात की वो की, उन्होंने आखिर पे उसका जवाब भी दे दिया। देखिए, किसी भी पार्टी के अंदर जो है वो राय पाई जाती है। PMLN एक बहुत बड़ी पॉलिटिकल पार्टी है, उसके अंदर लोगों की आरा हैं। देखें, एंड पॉइंट एक ही है, मगर कंसेंसस जो है उसके ऊपर एक डिवीज़न ये है कि किस तरह से उस एंड पॉइंट को अचीव करना है। लोग अपनी राय का जो है वो उसको वॉइस भी करते हैं, और मेरे ख्याल से तो ये एक पॉलिटिकल पार्टी की मैच्योरिटी की एग्जांपल है कि जहाँ पे लोग जो हैं वो खुल के अपनी राय का इजहार कर सकें। लोग अपनी राय का इजहार करते हैं, मियां नवाज शरीफ साहब के सामने रखी जाती है, वो पार्टी के कायद हैं, वो जैसे कहते हैं उस पर, चाहे शहबाज शरीफ साहब हों, चाहे मरियम साहिबा हों, चाहे ख्वाजा आसिफ हों, चाहे हमारी पार्टी का वर्कर हो, वो
ऊपर से लेके नीचे तक। नहीं शिजा साहिबा, ये पहले इंटरनल डिस्कशंस के अंदर तो बात होती थी, अब तो टीवी शोज के ऊपर आके अब तो टीवी शोज के ऊपर आके अपनी राय का बरमला इजहार किया जा रहा है। वो एक तो शायद हक्कान अब्बासी की जो पॉलिसी थी पीपल्स पार्टी को शोकॉज नोटिस भेजने की, वो कह रहे हैं ये बड़ी गलती थी, नहीं करना चाहिए था। वो कह रहे हैं कुछ लोग लड़ चुके हैं, कुछ नहीं लड़ना चाहते पार्टी के अंदर, वो कह रहे हैं कि नहीं लड़ना चाहिए, सियासत मुमकिनात का खेल है। वो जो मुजामती ग्रुप है उसकी मुखालफत कर रहे हैं, नहीं होना चाहिए। यही तो बात है। नहीं समर, आप मेरी बात को एंडोर्स कर रहे हैं। कुछ लोग नहीं कर लड़ना चाहते, कुछ लोग लड़ रहे हैं, कुछ लोग लड़ने लगे हैं। हर किसी की अपनी राय है, हर किसी की अपनी एक सोच है जिसके मुताबिक वो पॉलिटिकल एक्शन ले रहे हैं। लड़ने वाले लोग ज्यादा हैं या ना लड़ने की ख्वाहिश वाले लोग ज्यादा है पार्टी के अंदर? कौन सी राय ज्यादा डोमिनेंट है? मुजामत वाली, मुफाहमत वाली? हमने कोई इतनी कंसेंसस इस तरह का कोई ओपन वोटिंग कराई नहीं है जी। ये लीडरशिप को बेहतर पता होगा जिनके सामने लोग जाके अपनी ओपिनियन का इजहार करते हैं। कोई इस तरह की इस वक्त ओपन हाउस नहीं हुआ इसके ऊपर जिससे मैं आपको अंदाजा एक दे सकूं। अच्छा ये बता दें, ये जो चले एक तो बात हो गई शिजा साहिबा, एक तो बात हो गई शिजा साहिबा, मुख्तलिफ जो है आप कह रही हैं कि राय मुख्तलिफ है एक एंड गोल तक पहुंचने के लिए। यहाँ तो अब तर्जुमान भी अपने अपने लगाए जा रहे हैं। इस हद तक मामला पहुंच गया है कि मलिक अहमद साहब को शहबाज शरीफ साहब ने अपना तर्जुमान लगा दिया है, मरीम नवाज साहिबा ने और मियां नवाज शरीफ साहब ने अपना तर्जुमान मोहम्मद जुबैर साहब को लगाया था। तो वही जुबैर साहब जो है नून लीग के प्रेसिडेंट तो शहबाज शरीफ साहब हैं, उनकी तर्जुमानी भी कर सकते थे, लेकिन वो शहबाज साहब ने अपना अलग से तर्जुमान लगा लिया। नहीं, पार्टी का तर्जुमान मरियम साहिबा है, पार्टी की तर्जुमान कोई बात नहीं, अलग अलग तीन तर्जुमान आ गए। मैं जवाब दे रही हूँ। सारी दुनिया के अंदर जो है पार्टी प्रेसिडेंट का जो ऑफिस होता है उसका अपना तर्जुमान होता है। यहाँ पे भी वजीर आज़म के अपने तर्जुमान हैं, पर प्राइवेट तर्जुमान अलग है, मिनिस्टर ऑफ इंफॉर्मेशन अलग है। हर सतह के ऊपर अपना एक जो है वो एक हर किसी को रोल दिया जाता है। पार्टी स्पोक्स पर्सन ओवरऑल पार्टी पॉलिसी की वाइस प्रेसिडेंट का कहीं पे तर्जुमान नहीं होता, प्रेसिडेंट का होता है। अगर एक पार्टी प्रेसिडेंट नहीं तो देखें, अगर ये तो हमारी अपनी पार्टी ऑर्गेनाइजेशन है ना, हम उसको किस तरह चलाना चाहते हैं इसके ऊपर तो अब ये नेशनल इशू तो नहीं है कि मैं बहस करूं, लेकिन हमारी ये ओपिनियन थी कि जी उनको एक अपनी, अगर इफ शी फील्स दैट शी नीड्स अ टीम ऑफ स्पोक्स पर्सन जिसमें मरियम औरंगजेब उसका हिस्सा है, वो अलग नहीं है कोई टीम, मरियम औरंगजेब साहिबा उसका हिस्सा है। और अगर पार्टी प्रेसिडेंट के ऑफिस को एक स्पोक्स पर्सन चाहिए तो बिलावल साहब के अलग स्पोक्स पर्सन है, उनकी पार्टी का अलग इंफॉर्मेशन सेक्रेटरी है, सूबे का अलग इंफॉर्मेशन सेक्रेटरी है। चले आपका जवाब आ गया, लेकिन जाहिर है जो अवाम टीवी देख रहे हैं, इस वक्त शो देख रहे हैं, वो आपके इस जवाब से मुतमईन हुए या नहीं, उनकी कंफ्यूजन दूर हुई या नहीं हुई, इसका फैसला अवाम नहीं करना है। मुझे एक मुझसे ब्रेक लेनी, ब्रेक से वापस आएंगे तो तैमूर तालपुर साहब से पूछेंगे कि ख्वाजा आसिफ साहब जो पहले कह रहे थे कि पीपल्स पार्टी पे जरदारी साहब पे पर्टिकुलरली एतबार नहीं करना चाहिए, आप वो दोबारा कह रहे हैं कि यार गलत नोटिस भेजा था, नहीं करना चाहिए था, आप दोबारा उन्हें मिलाना चाहिए साथ। क्या पीपल्स पार्टी भी आने को तैयार है पीडीएम में? बातों की ब्रेक बाद हमारे साथ रहेगा। वेलकम बैक टू शो। नाज़रीन, बात हो रही है ख्वाजा आसिफ साहब की। वो कह रहे हैं कि पीपल्स पार्टी को पहले नोटिस नहीं भेजना चाहिए था, भेजा तो अब उन्हें वापस उनकी वापसी का रास्ता होना चाहिए। तैमूर तालपुर साहब, ख्वाजा आसिफ साहब जो पहले कह रहे थे एतबार नहीं करना चाहिए, वही कह रहे हैं कि पीपल्स पार्टी को मिलाना चाहिए था साथ। क्या राय आपकी? पीपल्स पार्टी भी आना चाह रही है दोबारा पीडीएम में, या अब पीडीएम ख़त्म हो गया मामला, अब आपने नहीं आना उनके साथ और गवर्नमेंट के खिलाफ तहरीक भी कोई नहीं चलनी, अब अगला 2023 के इलेक्शन पे ही आपका फोकस है? कहते हैं कि कभी कभी आपको अनमोल हीरो की कदर जरा देर से होती है और कभी कभी बहुत देर हो जाती है। बहरहाल मैं वेलकम करता हूँ, उन्हें कोई बुरी बात नहीं, उन्होंने अच्छी बात की है, उन्हें रियलाइज की है कि उन्होंने गलती की थी, उनको रियलाइजेशन आई है कि ऐसे नहीं करना चाहिए था। इतनी बड़ी जमात जो आपके साथ शाना बशाना खड़ी थी, जिसके साथ रहते हुए आपने कितने सक्सेस केसेस आपने देखे, चाहे वो यूसुफ गिलानी साहब की सूरत में हो, चाहे वो जो हमने इतनी सारी इलेक्शंस बाई इलेक्शन साथ में लड़ी जो उनको लड़नी नहीं थी, तो वो सारी चीजें रियलाइज। बहुत शुक्रिया तमाम मेहमानों का आपने प्रोग्राम में कीमती वक्त दिया। नाज़रीन, आज की शो में इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़।